हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर 200 years of British rule, when the country got independence on 15 August 1947, it was a typical underdeveloped, semi-feudal, backward, stagnant and disintegrated economy। तो इंट्रोडक्शन आपको इस हिसाब से लिखनी है कि तकरीबन 200 साल का जो ब्रिटिश राज रहा है उसके बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और तब हमारी इकोनॉमी काफ़ी अंडर सेमी फ्यूडल, बैकवर्ड, स्टेगनेंट और डिसइंटीग्रेटेड टाइप की इकोनॉमी होती थी। ठीक है। द बल्क ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज पुअर, ज्यादातर लोग गरीब होते थे। अब आप ये मत कहना कि मैं सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, तो मुझे तो वीडियो सबके लिए बनानी है ना। एग्रीकल्चर वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड देयर वाज लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। एग्रीकल्चर काफी पिछड़ा हुआ था और पूरे इंडिया में उस टाइम पे कोई बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज नहीं होती थी। ठीक है। द ब्रिटिशर्स रूल्ड इन इंडिया विद टू मेन मोटिव्स, दैट इज टू फेच रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया फॉर ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड टू सेल ब्रिटिश मेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द वास्ट इंडियन मार्केट। तो दो मकसद थे इंडिया के ऊपर रूल करने के। सबसे पहला मकसद ये था कि जो भी रॉ मटेरियल है सारा यहाँ से ले जाएंगे अपनी इंडस्ट्रीज के लिए और जो फिनिश गुड है यहीं पे आके बेचेंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो फॉलोइंग पॉइंट से हम डिस्कस कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की उस टाइम पे क्या हालत थी। ठीक है। फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर खासियत क्या थी, विशेषताएं क्या थी। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेगनेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी उस टाइम पे स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका ग्रोथ रेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों में ग्रोथ रेट या तो काफी लो रहता है या ना के बराबर होता है। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। अ स्टेगनेंट इकोनॉमी इज वन which hardly shows any increase in per capita income over time and wherein per capita income continues to be low। तो वही जो मैंने पहले बताया था कि per capita income over the period of time या तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो सेम रहती है या ना के बराबर ग्रोथ करती है। ठीक है। बिटवीन 1860 to 1945 growth rate of per capita income was as low as 0.5% per annum and between 1925 and 1950 it was 0.1%। तो आपने थोड़ा डाटा लिख लेना है कि इतने से इतनी डेट को इतने परसेंट से बढ़ रही थी और इतने से इतनी डेट को इतने परसेंट। डाटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्टेग्नेशन बल्क ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन was steeped in the poverty। इस वजह से ज्यादातर लोग गरीबी पॉवर्टी लाइन के नीचे खिसक गए थे। ठीक है। तो पुअर थे क्योंकि जब देश ही ग्रो नहीं कर रहा, पर कैपिटा इनकम ग्रो नहीं कर रही, तो फिर उनकी गरीबी कैसे हटेगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल रिमेन्ड मिजरेबली लो। तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम था, रोटी कपड़े मकान के लाले पड़े हुए थे। एपिडेमिक्स एंड स्टारवेशन वर अ रेकरिंग फिनोमिना। एपिडेमिक्स आते रहते थे, महामारियां आती रहती थी और भूखमरी बहुत ज्यादा थी। दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स इज attributed to colonial exploitation and feudal system of production in agriculture। ये होता क्यों था? ज्यादातर colonial exploitation की वजह से, जिसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। और दूसरी वजह जो है क्या कहते हैं ये जो भुखमरी और इंडिया की खस्ता हालात की, कि जो फ्यूडल सिस्टम था, जो जमींदारी सिस्टम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या थी? बैकवर्ड। बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसकी पर कैपिटा इनकम काफी लो रहती है। इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी काफी बैकवर्ड थी। बैकवर्ड इकोनॉमी इज वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें पर कैपिटा इनकम काफी लो रहता है। अब कितना रहता है वो भी बताना जरूरी है। इन 1947-48 पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज जस्ट 230 रुपीज। तो 230 रुपए थी, जो कि बहुत कम है। द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर विदाउट सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ज्यादातर लोगों के पास इतने गरीब थे कि रोटी कपड़ा मकान के लाले पड़े थे और अनएम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फिनोमिना थी। ठीक है। ज्यादातर लोगों को जॉब तो मिलती नहीं थी क्योंकि यहाँ के स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का तो बैंड बज गया था। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है। इन 1950-51 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज नियरली 36 करोड़ इंक्लूडिंग 83% एज इलिटरेट। तो 1950-51 के डाटा के हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 36 करोड़ थी और इसमें 83% लोग अनपढ़ थे। ठीक है। बर्थ रेट वाज 40 पर 1000 एंड डेथ रेट वाज 27 पर 1000। तो ये डाटा भी आपको लिखना जरूरी है। दस द सर्वाइवल रेट was nearly 13
पर थाउजेंड दैट इज 1.3%, क्योंकि काफी पिछड़ा हुआ था हमारा देश. हाई डेथ रेट वाज द प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड द लो ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन. अब आप दिमाग दिमाग से सोचो, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है, थी तो थी मगर उतनी ज्यादा नहीं थी. क्यों? क्योंकि जो डेथ रेट है वो काफी हाई थी. कोई ना कोई बीमारी लगती थी, बंदे मर जाते थे. अब आप खुद सोचो, आपके फादर्स या आपके फादर्स के फोर फादर्स देखोगे, तो ग्रैंड फादर देखोगे तो, या फिर ग्रैंड मदर्स वगैरह का फैमिली देखोगे, तो वहाँ 6 6 7 7 8 8 10 10 बच्चे पैदा करने का जो था कल्चर था. क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता था कि बच्चे जी भी पाएंगे, कोई ना कोई तो मर ही जाता था किसी ना किसी बीमारी से. मगर जैसे ही मेडिकल फैसिलिटीज आई और ये डेथ रेट काफी ज्यादा गिर गई, इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया. इट पॉइंट्स टू पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द पीपल. इससे ये पता लगता है कि लोग काफी पुअर थे और बैकवर्ड थे. एवरेज expectancy of life was just 31 years and only 17% of the country's population was urbanized, remaining 83% lived in the rural areas. तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ तकरीबन 31 ईयर्स थी, ये बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे 70 के आसपास टच कर रही है. और सिर्फ 17% लोग जो है शहरों में रहते थे, 83% तो विलेजेस में रहते थे. Thus, with regard to its size, India's population occupied second place in the world, but quantitatively it was rated as the poorest in the world. तो बेसिकली इंडिया की पॉपुलेशन जो है सेकंड थी पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद, बट जो क्वालिटेटिवली देखें तो सबसे गरीब देश उस टाइम पे इंडिया ही था. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बैकवर्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. एक तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी और एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड है. समझ गई बात? मतलब प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी काफी कम है, पर हेक्टेयर कम माल बना पाते हैं. प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे और उससे पहले इंडियन इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी और काफी बैकवर्ड थी. Nearly 72% of the working country's working population was engaged in agriculture. तकरीबन 72% जो पॉपुलेशन हमारी वो एग्रीकल्चर में लगी थी. बट इट कंट्रीब्यूटेड ओनली 50% ऑफ नेशनल इनकम. लगे हुए हैं 72%, मगर नेशनल इनकम का सिर्फ 50% ही बनाते हैं. एन ऑब्वियस इंडिकेटर ऑफ लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन एग्रीकल्चर. इससे पता लगता है कि एग्रीकल्चर में पर हेक्टेयर पर एकड़ काफी कम सामान बना पा रहे हैं, मतलब काफी कम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. Food grains production in 1947-48 was recorded to be just 572 lakh tons. तो इतने लाख टन्स जो है उस टाइम पे फूड प्रोडक्शन होती थी. पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ wheat was only 660 kg and of rice just 710 as compared to 1850 kg and 4620 kg रिस्पेक्टिवली इन जापान. तो जापान से कंपेयर किया कि उस टाइम जापान की प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी और इंडिया की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी, इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर काफ़ी बैकवर्ड माना जाता था. इंडियन एग्रीकल्चर वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड. वही बात जो मैंने पहले बताई. डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, जमींदारी सिस्टम, एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड गिविंग राइज टू प्रॉब्लम्स ऑफ subdivision and fragmentation of holdings, old methods of cultivation and lack of proper irrigation facilities were some of the principal factors accounting फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर इतनी बैकवर्ड क्यों थी? क्योंकि रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती थी, जमींदारी सिस्टम था, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा था, उसकी वजह से ज़मीनें डिवाइड होती रही. ठीक है, उसके बाद जो हमारी होल्डिंग्स थी वो फ्रेगमेंटेड थी. एक ज़मीन कहीं है, दूसरी ज़मीन दूर खरीदी हुई है, तो उस पर साइमल्टेनियसली कल्टीवेशन करनी मुश्किल हो जाती थी. पुराने जो मेथड्स हैं, पुरानी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसी से काम करते थे. प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी. ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर उस टाइम पे काफ़ी बैकवर्ड था. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. इंडस्ट्री जो थी वो भी हमारी बैकवर्ड थी. इंडस्ट्री ऑल्सो द इंडियन इकोनॉमी वॉज इक्वली बैकवर्ड. तो एग्रीकल्चर जैसे बैकवर्ड था तो इंडस्ट्री भी बैकवर्ड थी. देयर वॉज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. कंट्री में बेसिक इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी. सिर्फ टाटा की एक आधी फैक्ट्री थी. ठीक है, ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज टाटा आयरन एंड स्टील वॉज ऑलमोस्ट द सॉलिटरी एग्जाम्पल. सिर्फ एक ही कंपनी थी. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वॉज नेग्लिजिबल इन द कंट्री. कंट्री में मशीनें तो बनती नहीं थी, बाहर से ही लानी पड़ती थी. इन 1947 टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री was merely 9 lakh tons. There was some consumer goods industries in the country, that is textile industry थी थोड़ी बहुत, jute and cement and sugar industries थी, मगर वो इतना माल नहीं बनाती थी जितना चाहिए. In 1947-48 the textile production was 421 crore square meter. तो जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थी वो 421 करोड़ स्क्वायर मीटर कपड़ा बनाती थी. प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वाज 26 लाख टन्स, ऑफ शुगर 10 लाख टन्स एंड ऑफ क्रूड ऑयल 30,000 टन्स.
तो ये डाटा लिखना ज़रूरी होता है पेपर में, क्योंकि पेपर में डाटा लिखोगे तो टीचर खुश होती है और अच्छे नंबर देती है। देती है या देता है, बोथ हो सकते हैं, ठीक है। ऑल दिस सजेस्ट दैट लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री एज रिगार्ड्स कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा लो होती थी, ठीक है। प्रोडक्शन कम होएगी तो फिर पूरी डिमांड कैसे पूरी हो पाएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर इक्वली बैकवर्ड, तो वो भी बैकवर्ड थी काफ़ी ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज वर अंडर द डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश ओन करते थे उस टाइम पे इंडस्ट्रीज को। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, तो जो भी मशीनें चाहिए होती थी वो बाहर से मशीनें ब्रिटेन से इंपोर्ट करवाई जाती थी, ठीक है। मशीन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज हैड ग्रोन ऑब्सोलीट, मतलब पुरानी हो चुकी थी, और पुरानी हो चुकी थी तो रिपेयर चाहिए थी, वो भी नहीं हो पा रही थी। इकोनॉमिकली मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर नॉट वायबल, इकोनॉमिकली उनको चलाना वायबल नहीं रहा था, मतलब वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रही थी। Management of the large scale industries were with the managing agency system which was mostly controlled by the Britishers। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बनाई, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक मैनेजिंग एजेंसी होती थी, और उस एजेंसी में सारे के सारे ब्रिटिशर्स बैठे होते थे, ठीक है। उनको अपने प्रॉफिट से मतलब था, उनको ये नहीं मतलब था कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है इस कंट्री में, मतलब इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा पुअर था। Overhead capital refers to infrastructural facility so very vitally needed, for the growth and development of the industry in general। तो बेसिकली ओवरहेड कैपिटल को हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंटली चाहिए होती हैं किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए या उस कंट्री के ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए। दिस इंक्लूड्स रेलवेज, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग एंड द लाइक सर्विसेज। तो बेसिकली इसमें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आ जाता है, बिजली पानी और बैंकिंग सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज आ जाती हैं। देयर वर ऑलमोस्ट एट देयर दे वर आना चाहिए था, यहाँ देयर वर नहीं आना चाहिए था, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। दे वर ऑलमोस्ट एट देयर इन्फेंट स्टेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो अपनी शुरुआती दिनों में थे, इन्फेंट सिचुएशन में थे, बच्चे थे एक टाइप के ये सेक्टर्स, ठीक है, अभी इतने बड़े लेवल पे डेवलप नहीं हुए थे। इन 1948-49 रेलवे लाइंस स्ट्रेच्ड टू जस्ट 53,596 किलोमीटर्स, इट केम टू जस्ट 1 किलोमीटर फॉर एवरी 5,000 पर्सन्स। अगर हम एवरेज निकालें तो 5,000 पर्सन्स के ऊपर सिर्फ 1 किलोमीटर रेलवे लाइन थी। इन इंग्लैंड देयर वाज then 1 kilometer of railway lines for every 1200 persons। तो जो इंग्लैंड में एवरेज चल रही थी उस टाइम वो ये चल रही थी कि 1200 बंदों के ऊपर 1 किलोमीटर रेलवे लाइन थी, मगर हमारे तो यहाँ 5,000 बंदों के ऊपर एक किलोमीटर रेलवे लाइन थी। तो इससे पता लग सकता है बैकवर्डनेस कितनी ज्यादा है। लेंथ ऑफ द रोड्स वाज एस्टिमेटेड टू बी जस्ट 1.55 लाख किलोमीटर। देयर वाज ओनली 26 माइल्स ऑफ रोड्स फॉर एवरी 100 स्क्वायर माइल्स ऑफ एरिया। तो ये डाटा आपको लिखना जरूरी है कि जो रोड्स है उनका भी जो अवेलेबिलिटी वो काफी ज्यादा कम थी। इन इंग्लैंड द लेंथ ऑफ द रोड्स वाज रिकॉर्डेड टू बी 215 माइल्स फॉर एवरी 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो थोड़ा सा इंग्लैंड का डाटा दे दिया जिससे पता लगे कि भाई इंग्लैंड में उस टाइम पे ऐसे था और हमारी जो सिचुएशन थी वो कितनी खराब थी। शिपिंग इन द कंट्री वाज इक्वली बैकवर्ड, शिपिंग का सिस्टम भी काफी बैकवर्ड था। बैंकिंग इंडस्ट्री वाज जस्ट इन द budding stage with only 4115 branches throughout the country, showing total deposits of rupees 680 crores and total credit of 390 crores। तो बैंकिंग की बात भी कर दी कि ब्रांचें 4,000 समथिंग थी, लोगों के डिपॉजिट्स कितने थे और लोगों के जो लोन्स दिए हुए थे वो कितने थे, उसके बारे में भी थोड़ा डाटा लिखना जरूरी है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज एस्टिमेटेड टू बी जस्ट 2100 मेगावाट एंड ओनली 3,000 विलेजेस जो थे वो इलेक्ट्रीफाइड थे जहां बिजली थी, ठीक है। तो ये डाटा लिखना बहुत जरूरी होता है पेपर में, तो अगर आप डाटा लिखोगे तो टीचर खुश होकर आपको बहुत अच्छे नंबर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट काफी कम होती थी। द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन वाज वेरी लो, काफी कम थी। कैसे? इट वाज जस्ट 6.8% ऑफ द एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 6.8% ही री इन्वेस्ट हो पाता था। द रेट ऑफ सेविंग वाज हार्डली 7%। 7% जब सेव होगा तो फिर री इन्वेस्ट के लिए कितना आएगा इकोनॉमी में, खुद सोचो। इन्वेस्टमेंट कम होती है क्योंकि सेविंग्स के रेट्स कम होते हैं, ठीक है। ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर्मेशन पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूटेड नियरली 20% व्हाइल 80% बिलोंग्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से उस टाइम पे 20% सरकार करती थी और 80% प्राइवेट सेक्टर से आता था, ठीक है। ये शो करता है कि भाई गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन थी वो काफी कम थी। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड फॉरेन ट्रेड। India's foreign trade on the eve of independence may be
studied in terms of the following aspects. Number A, या ए पार्ट वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे. प्रायर टू इंडिपेंडेंस वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेदर स्मॉल, जो फॉरेन ट्रेड था वो काफी कम था. इन 1939 total foreign trade of India was estimated to be rupees 321 crore, comprising of 169 crore as exports and 152 crores of imports. तो एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इंपोर्ट हमारे कम थे. In 1947-48 foreign trade was estimated to be 729 crore. जो इसमें एक्सपेक्टेड, जो हमारे एक्सपेक्टेड कह रहा हूँ एक्सपोर्ट्स थे वो 403 करोड़ के थे एंड जो इंपोर्ट्स थे वो 389 करोड़ के थे. तो ये डाटा लिखना काफी जरूरी हो जाता है. फिर आ जाता है बी पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कमोडिटीज फिगर्ड इन द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बास्केट्स. तो 1947-48 की बात करें तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो बास्केट्स थे उसमें काफी कम चीजें आती थी. एक्सपोर्ट्स लार्जली consisted of cotton textiles, food grains, jute manufacturing, tea, oilseeds, etc., while the imports comprised of finished consumer goods, machines, chemicals, chemical fertilizers, iron and steel, etc. इससे हमें पता लगता है कि हम रॉ मटेरियल तो सारा बाहर भेज देते हैं और बाहर से फिनिश गुड खरीदते हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप थी. It was only after Second World War that there was some change in the composition of India's external trade. Second World War के बाद थोड़ा composition में change हुआ. In 1947-48, exports of finished goods were estimated to be 49% of the country's total exports as against the 30% इन 1938-39. तो जैसे जैसे हमारा देश आज़ादी की तरफ आया, जैसे जैसे आज़ाद हुआ उसके बाद जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई. अब हम फिनिश गुड्स का जो एक्सपोर्ट करते थे वो तकरीबन 49% था और जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन आती रही जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ते रहे, जो फिनिश गुड्स हैं उनके एक्सपोर्ट बढ़ते रहे. इससे ये पता लगता है कि हम हमारे कंट्री में फिनिश गुड्स भी बनाने शुरू कर दिए थे. नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. ठीक है, इंडिया लार्जली ट्रेडेड विद इंग्लैंड एंड अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज जहां जहां रूल करते थे वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, तो वहीं पे हमारा ट्रेड हो पाता था ज्यादातर क्योंकि सब कुछ वही कंट्रोल करते थे. इंग्लैंड वॉज आर ट्रेडिंग पार्टनर फॉर 34% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड 31% ऑफ द इम्पोर्ट्स. तो ज्यादातर ट्रेड जो है वो इंग्लैंड से ही होता था और उसकी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं. Exports to Burma, Sri Lanka, Canada constituted 21% of the total, and imports from these countries were around 10% of the total. तो ये थोड़ा डाटा लिखना आपके लिए जरूरी है. USA shared only 7% or of our imports and 8% of the or of our exports. तो ये डाटा काफी लिखना जरूरी है. तो in 1947-48 England's share in India's export trade was estimated to have reduced to 25% of the total and America had risen to 30%. तो अब अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद का डाटा थोड़ा चेंज हो गया. पहले हम जिन लोगों के साथ जिन कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आया और आजकल देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डाटा है वो क्या है वो मैं आपको फॉरेन ट्रेड के चैप्टर में समझाऊंगा. ठीक है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं. नेक्स्ट आ जाता है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड. Prior to independence, India enjoyed surplus balance of trade. That is, value of our exports was more than the value of imports. So export ज़्यादा करते थे और import कम करते थे तो balance of trade में काफी surplus था. This surplus was estimated to be 31 crore in 1946-47. In 1947-48, it came down to 14 crore. तो मेरे ख्याल से उसके बाद कभी भी सरप्लस नहीं रहा क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, कम वैल्यू की चीज. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन्फ्लेशन. महंगाई काफी ज्यादा हो गई थी उस टाइम पे. इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स वर क्लियरली रिफ्लेक्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्योंकि काम रुक गया था, दंगे फसाद हो रहे थे तो काफी ज्यादा महंगाई फैल गई थी. होलसेल प्राइस इंडेक्स which was 125% in 1939-40 rose to 308% in 1947-48. तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स 1939-40 को 125% था, मतलब कि जो 100 रुपए की चीज है एग्जांपल के तौर पे वो 125 की मिल रही है, तो 1947-48 पे 100 रुपए की चीज 308 रुपए की मिल रही है, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा प्राइस बढ़ गए. इनफैक्ट प्राइस लेवल हैड स्टार्टेड राइजिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्राइस राइज काफी तेजी से हुआ. ठीक है, वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया वाज एक्सपेंशन ऑफ करेंसी टू बाय वॉर इक्विपमेंट्स इन द कंट्री बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट.
इसलिए भी हो रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप रही थी, नोट छाप के वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स बाय करना चाहती थी। इस वजह से भी मनी सप्लाई का काफ़ी ज़्यादा होना, जिसकी वजह से प्राइसेस का बढ़ना, ये भी एक मेन रीज़न है, ठीक है। इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन द रेवेन्यू अकाउंट वाज अनदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू प्राइस राइज। तो सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया रेवेन्यू अकाउंट पे और मार्केट में ज्यादा पैसे आ गए और गुड्स इतने बन नहीं रहे थे, तो महंगाई तो होनी थी, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। इन शॉर्ट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज अ पुअर इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक पुअर इकोनॉमी थी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी और इंडिया का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब उसको सुधारने के लिए हमने क्या क्या किया, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।